हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट पॉलिटिकल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो सीरीज में हम स्टडी करेंगे मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब तक के हमने अपनी वीडियो में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का तथा भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। आज हम देखेंगे भाग 4 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तब उन्होंने संविधान में मूल अधिकारों का तो समावेश किया, लेकिन मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं किया। शायद इसको उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों का संविधान भी उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें किसी में भी संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया है। चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर कनाडा हो, इनमें से किसी भी देश ने नागरिकों को मूल कर्तव्य नहीं दिखाए हैं। और लेकिन जापान एक ऐसा कंट्री है जिसने लोकतांत्रिक होते हुए भी अपने देश के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा है। और भारत जापान के बाद ऐसा दूसरा देश है जिसने विस्तृत रूप से अपने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा है, लेकिन मूल संविधान में नहीं बल्कि बाद में एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इस टॉपिक का अध्ययन करते समय डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि जो प्रश्न हैं जो आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं तथा उनको जानबूझकर जटिल बनाया जा रहा है, तो हम उनका भी बीच बीच में वर्णन करेंगे। तथा इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं चाहूँगी कि बीच बीच में आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए देखते हैं मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है। तो वो है संविधान का भाग 4 क या फिर कह सकते हैं 4A। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और 11वें कर्तव्य को फिर बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जब हम 4 क लिखा देखते हैं तो तुरंत ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया। जहाँ भी जिस भाग में जिस अनुच्छेद में पीछे क, ख, ग आदि लिखे रहते हैं, इसका मतलब है कि वो बाद में संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाग 4 क में बाद में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो ये केवल एक ही अनुच्छेद में सारे के सारे मूल कर्तव्य लिखे गए हैं और वो है 51 क। तो हमारे टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हुई? 11 हुई। 10 पहले जोड़े गए और एक बाद में जोड़ा गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि कब जोड़ा गया। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान 1975 से 77 में एक कमेटी का निर्माण किया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनको संविधान की समीक्षा का कार्य सौंपा गया तथा साथ साथ संविधान में बहुत से और भी संशोधन करने थे, उनके बारे में भी बताया गया। तो इस कमेटी ने संविधान का गहन अध्ययन किया तथा 100 से अधिक संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश इन्होंने प्रस्तुत की। यही कारण है कि 42वें संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसमें से एक संशोधन था मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि नागरिकों को जब मूल अधिकार दिए गए हैं तो मूल कर्तव्यों को भी उनको प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं और मूल कर्तव्य हैं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इससे नागरिकों में एक आदर्श नागरिक की भावना पैदा होती है तथा उनको पता चलता है कि अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति भी उनके कुछ कर्तव्य हैं। तो स्टूडेंट्स, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने उस समय 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की।
लेकिन हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य उस समय जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो ये भी बताया कि यदि कोई नागरिक इन मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, निर्वहन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने उनकी यह बात नहीं मानने की और उन्होंने कर अदायगी को भी अधिकार में शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन उस समय इन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसमें कुछ परिवर्तन करके 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में डाला गया। अब एक प्रश्न और भी पैदा होता है कि ये हमने किस संविधान से लिए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं सोवियत संघ रूस के संविधान से, जो कि एक समाजवादी देश था और वहाँ पर नागरिकों को मूल कर्तव्य प्रदान किए गए थे। तो वहाँ से हमने इनको अपने संविधान में डाला है, जिस देश को अब रशिया के नाम से जाना जाता है। हमारे संविधान में प्रत्येक जो पाठ है उसको किसी न किसी अन्य देश के संविधान से प्रेरित होकर के और अपने संविधान में अपनाया गया है। जैसे कि मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। तो इसी प्रकार से कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कुछ खास बातें कि इनकी विशेषताएं क्या क्या बताई जा सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता तो है कि न्याय योग्य नहीं है। जो मूल कर्तव्य हैं वो न्याय योग्य नहीं है, यानी कि यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उनसे पालन करवाने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने तो इनको न्याय योग्य बनाने की सिफारिश की थी, परंतु सरकार ने ऐसा उचित नहीं समझा। दूसरा इसकी विशेषता है कि यह केवल भारतीयों के लिए है। अब मूल अधिकारों में तो बहुत से मूल अधिकार ऐसे थे जो विदेशियों के लिए भी थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो मूल कर्तव्य है वह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसकी अगली विशेषता है कि इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसके प्रति जो उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखना एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये हमारे नागरिक कर्तव्य हैं। अब देखते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, बाद में इनको संविधान में शामिल करने के पीछे क्या बात रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया था कि संविधान निर्माताओं ने जब इनको अपने मूल संविधान में शामिल नहीं किया था तो यह उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने कहा था कि अब हम अपनी इस भूल को सुधार रहे हैं तथा इन मूल कर्तव्यों को अपने संविधान में शामिल कर रहे हैं। तो क्यों? नंबर 1, ये एक सचेतक के रूप में कार्य करते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वे सभी नागरिकों को बताते हैं कि प्रत्येक नागरिक का अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति तथा अपने साथी नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, उनको उनके साथ सहयोग की भावना से रहना चाहिए, अर्थात उनके लिए ये कि सचेतक का कार्य करते हैं। दूसरा, ये प्रत्येक नागरिक को साथ साथ जैसे कि राष्ट्रीय झंडे को न जलाना, हिंसा का प्रसार न करना, इनके खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। तो ये अनेक ऐसे कार्य हैं जो हमारे राष्ट्र में भेदभाव पैदा करते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं। इस प्रकार के कार्यों के खिलाफ ये मूल कर्तव्य नागरिकों को चेतावनी भी देते हैं। अगला क्या है इसका इम्पोर्टेंस कि ये सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमारे नागरिकों को बताते हैं कि हमने किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और जब हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, जब हमारा देश एक है, अखंड है, संप्रभु है, तो उसके प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोलते समय कहा था ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संकल्प भी ये नागरिकों में पैदा करते हैं। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस थी।
अब आइए देखते हैं कि ये 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो ये संविधान के भाग 4 क में ए से जे तक 42वें संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। उनमें से पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिकों का ये मूल कर्तव्य है कि वे संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें एक एक शब्द को देखना है कि सबसे पहले तो देश का संविधान जो कि सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, तो सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें। दूसरे, संवैधानिक संस्थाओं का, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे संसद हो, विधान पालिका हो, न्यायपालिका हो, सभी के प्रति नागरिकों को सम्मान का भाव रखना चाहिए। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 4 शब्दों के अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय गीत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गीत को कौन से नंबर के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। वहाँ पर ऑप्शन में बताया जाएगा कि नंबर 1 में, 2 में, 3 में, और विद्यार्थी क्या करेगा, देखते ही सबसे पहले एक पर टिक लगा देगा। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय गीत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि राष्ट्रीय गान शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शायद इसलिए नहीं किया गया कि शायद हमारे विचारकों को ऐसा लगा होगा कि राष्ट्रीय गीत में कुछ सांप्रदायिक पुट नज़र आया होगा, जिससे देश में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ जाती, तो उन्होंने राष्ट्रीय गीत को इसमें शामिल नहीं किया। और दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को, यानी कि उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोना। नंबर दूसरा हमारा मूल कर्तव्य ये है कि सभी नागरिकों को, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें हमारे आंदोलनकारियों के हृदय में क्या उच्च आदर्श रहे थे, देशभक्ति की भावना रही थी, उन सब बातों को हमें याद रखना चाहिए, उनको अपने हृदय में संजोकर रखना चाहिए। तो नंबर 2 जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें 2 बात हैं, एक तो स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरा उच्च आदर्श। तो इस प्रकार आप इसको याद रखने में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और तीसरा है एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना। प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता व संप्रभु सत्ता की रक्षा करे, उनको बनाए रखे, या ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे देश की एकता, अखंडता और संप्रभु सत्ता को किसी प्रकार की हानि पहुंचती हो। यहाँ 3 पॉइंट में हमें 3 शब्दों पर ध्यान देना है, एकता, अखंडता और संप्रभु सत्ता। और हमारा चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा करना, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। और इसके साथ ही आह्वान करने पर देश की सेवा करना। आह्वान का मतलब है बुलाया जाना, कि जब देश में कभी आपातकाल लागू हो या किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो, ऐसे समय में हमारा देश नागरिकों को सेवा प्राप्त करने के लिए आह्वान कर सकता है। तो उस समय हमारा ये मूल कर्तव्य बन जाता है कि हम देश की सेवा करें। यहाँ पर ध्यान रहे कि एक मूल अधिकारों में आर्टिकल 23 था, जिसमें यह बात कही गई थी कि किसी भी नागरिक से बिना वेतन दिए कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो यह बात मूल अधिकारों में वहाँ पर लागू होती है, लेकिन देश सेवा पर लागू नहीं होती है। अर्थात जो हमारा ये मूल कर्तव्य है वह आर्टिकल 23 में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि देश सेवा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अब देखते हैं अपना 5वां मूल कर्तव्य, वो है समरसता व भ्रातृभाव का विकास करना तथा नारी के सम्मान विरोधी प्रथाओं का बहिष्कार करना। ये मूल अधिकार हमें बताता है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह समाज में समरसता को बढ़ाने वाले कार्य करे तथा भ्रातृभाव की भावना का विकास करे। यहाँ पर भ्रातृभाव का अर्थ है भाईचारा। और आपको यह भी ध्यान होगा कि भाईचारे शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ पर किया गया है। भाईचारे शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, लेकिन भ्रातृभाव शब्द का प्रयोग किया है मूल कर्तव्यों में। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है
कि भाईचारे शब्द का प्रयोग संविधान के कौन से भाग में किया गया है, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में या फिर मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मूल कर्तव्य में जो शब्द दिया गया है वो है भ्रातृभाव। इसी के साथ प्रस्तावना में जो शब्द दिया गया है वो है भाईचारा। तो भाईचारे की भावना का विकास करने वाले कार्य प्रत्येक नागरिक को करने चाहिए और साथ ही नारी के सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। हमारे समाज में जितनी भी ऐसी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं जो नारी के सम्मान में कमी करती हैं, उनको त्याग देना भी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। हमारी सरकार ने हालांकि समय समय पर इसके लिए कई कानून भी बनाए हैं, जैसे दहेज प्रथा है, वो नारी के सम्मान में कमी करने वाली प्रथा है। तो ऐसी प्रथा का हमें खुले रूप से विरोध करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। और हमारा छठा मूल कर्तव्य है सामाजिक संस्कृति। देखिए सामाजिक, यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये सामाजिक नहीं है बल्कि क्या है, सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपराओं का सम्मान करना। प्रत्येक नागरिक का यह भी मूल कर्तव्य है कि वह सामाजिक संस्कृति, यहाँ पर सामाजिक का अर्थ है जोड़ने वाली, जो भारतीय नागरिकों में एक संबंध बनाती है, जबकि उस संबंध को तोड़ती नहीं है बल्कि उनके आपस में एक भावना से बांधती है। एक ऐसी सामाजिक संस्कृति का तथा जितनी भी गौरवशाली परंपराएं हैं उन सब का सम्मान करना भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। सातवां मौलिक कर्तव्य है पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों, झीलों तथा नदियों की सुरक्षा करना। एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण के लिए हम सब नागरिकों का यह भी एक मूल कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य न करें। साथ ही जितने भी वन हैं उनमें वृद्धि करें, उनका संरक्षण करें, वन्य जीवों के प्रति हिंसा न फैलाएं, उनका वध न करें बल्कि उनकी सुरक्षा करें, झीलों और नदियों को साफ स्वच्छ रखें, उनको गंदा न होने दें और उनमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा न करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह अपने अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, अर्थात जितने भी कर्मकांड है, अंधविश्वास है, इन सब को छोड़ करके हमें अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का अधिकतम विकास हो सके। और मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि मानव के अंदर जितनी भी अच्छी भावनाएं होती हैं, जैसे प्रेम, सहयोग, एक दूसरे के प्रति प्यार, इस प्रकार की भावनाओं को हमें अपने अंदर संजोना है, बढ़ाना है। साथ ही ज्ञानार्जन, हमारे अंदर आज जितना ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करना भी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, क्योंकि इससे ही हमारे देश का ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि देश बनता है वहाँ के नागरिकों से, ना कि पेड़ पौधे या ईंट पत्थरों से। तो जिस देश के नागरिक जितने शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, विकसित होंगे, वह देश भी उतना ही अधिक आगे बढ़ेगा, उतना ही अधिक शिक्षित, स्वस्थ एवं विकसित होगा। साथ ही सुधार की भावना का विकास करना, हमें अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए और अपने अंदर सुधार करने की भावना भी पैदा करनी होगी। इसका उदाहरण हम चीन से ले सकते हैं। चीन के नागरिकों में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। वो अपने अंदर निरंतर सुधार करते जा रहे हैं, आए दिन देश को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ती जा रही है। और हमारा 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष को बढ़ावा देना। यानी कि प्रत्येक नागरिक का ये मूल कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रकार के प्रयास करें जिससे उसके देश को बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी, ग्रुप में भी, सामूहिक रूप से भी वो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे कि जिससे उसके देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये 10 के 10 कर्तव्य तो जोड़े गए 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया, जो है 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों हेतु अभिभावकों द्वारा शिक्षा का प्रबंध करना। आपको मालूम होगा कि मूल अधिकारों को डिस्कस करते समय हमने बताया था कि एक नया मूल अधिकार 21 क
हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत राज्य का ये मूल अधिकार बताया गया था कि वो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करेगा, जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। तो इसमें मूल कर्तव्य में अब ये डाला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना किनका, अभिभावकों का, माता पिता का भी एक मूल कर्तव्य है। तभी जो है हमारे देश के सभी नागरिक शिक्षित बनेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि ये टोटल हैं हमारे 11 मूल कर्तव्य। इसके बारे में भी एक प्रश्न अक्सर आजकल पूछे जाने का ट्रेंड है कि बताइए कि मूल कर्तव्यों को कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो एक ऑप्शन में 42वां संशोधन आ जाएगा, दूसरे ऑप्शन में 86वां संशोधन आ जाएगा और तीसरे में 42वां व 86वां दोनों आ जाएंगे। तो हमें कौन से को टिक करना चाहिए, हमें सी ऑप्शन को टिक करना चाहिए है। ये 2 संवैधानिक संशोधनों के द्वारा जोड़े गए हैं, 42वां और 86वां। अब देखिए मूल कर्तव्य भी आलोचना से परे नहीं है। कुछ आलोचकों ने कुछ बिंदुओं को लेकर के इनकी आलोचना भी की है। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं? तो सबसे पहला तो इसका यही पॉइंट है कि ये कैसे हैं, गैर न्याय योग्य हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। तो इससे इनका महत्व कम हो जाता है, ऐसा आलोचकों को कहना है। दूसरा है सूचिपूर्ण नहीं है, यानी कि जितने ये 11 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं, आलोचकों का मानना है कि इसमें कुछ और भी मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए थे, जैसे कि कर अदा करना, मतदान करना व परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको भी मूल कर्तव्यों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा ये जो मूल कर्तव्य हैं ये कठिन भी बहुत अधिक हैं और कई मूल कर्तव्य तो बहुअर्थ लिए हुए हैं। इनकी भाषा बहुत ही जटिल है। वैसे तो भारतीय संविधान के बारे में एक बात सभी को पता है कि इसमें शब्दावली बहुत ही जटिल प्रयोग की गई है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण करने वाले अधिकतर जो सदस्य थे वो पेशे से वकील थे, तो उन्होंने अपनी शब्दावली का इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी कई शब्द ऐसे हैं कि आम नागरिक उनका अर्थ ठीक से नहीं समझ सकता है। जैसे कि हम देखें तो सामाजिक संस्कृति, समरसता, भ्रातृभाव या उच्च आदर्श और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब ऐसे शब्द हैं कि इनका अर्थ एक आम नागरिक तो समझ ही नहीं सकता है, या फिर उसको समझने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। साथ ही साथ आलोचक कहते हैं कि ये जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं इनको भाग 3 के बाद ही जोड़ा जाना चाहिए था। इनकी व्यवस्था मूल अधिकारों के साथ में ही करनी चाहिए थी, जिससे कि वे उसके बराबर बने रहते, न कि संविधान भाग 4 क में। तो ये भी इसकी एक आलोचना का आधार है। अब इनका अध्ययन करने के बाद हम एक चीज़ और बताएंगे जिसका वर्णन करना ज़रूरी है कि 1999 में एक कमेटी बनाई गई थी, JS वर्मा कमेटी, जगदीश शिव वर्मा कमेटी, और इनको कार्य दिया गया था कि मूल कर्तव्यों को व्यवहारिक रूप से किस प्रकार लागू करवाया जा सकता है, इस पर विचार करने का कार्य इस कमेटी को दिया गया था। तो इस कमेटी ने अपने सुझाव 2001 में प्रस्तुत किए। उसमें इन्होंने बताया कि मूल कर्तव्य तो अपनी जगह सही है और ये न्याय योग्य नहीं है। बहुत से सरकार को ऐसे कानून बना देने चाहिए जिससे कि इन कर्तव्यों का पालन भी हो जाए और उन कानूनों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध घोषित किए जाए। तो हमारी सरकार ने तब से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए हैं कि उनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध हैं, और वो सारे के सारे किसी न किसी मूल कर्तव्य से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ हम कुछ उन कानूनों का उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके अंतर्गत जितने भी वन्य जीव हैं उनका वध करना दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार से राष्ट्र गौरव अपमान अधिनियम 1971,
इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सब का अपमान करना भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण की सुरक्षा की बात कही गई है। इसी तरह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया हमारी सरकार ने, जिसके अंतर्गत चुनाव का प्रचार करते समय उम्मीदवार सांप्रदायिक भावना नहीं भड़का सकता है और सांप्रदायिक शब्दावली का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार इन मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए हमारी सरकार ने समय समय पर बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जो कि इनसे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अतः JS वर्मा कमेटी को भी याद रखना मूल कर्तव्य के अध्याय में ही शामिल आता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये टॉपिक अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ही हमारे मूल कर्तव्यों का स्रोत है। यदि हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तो मूल अधिकारों की खोज में हमें अधिक दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, और जितना हम अपने मूल कर्तव्यों से भागते रहेंगे उतने ही मूल अधिकार भी हमसे भागते रहेंगे। अतः इन दोनों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करते हुए प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने इन सभी मूल कर्तव्यों का पालन करे और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दे। अब जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।